क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास RD साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ इन टुडेज क्लास है ना। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ये चैप्टर पढ़ रहे थे और 2 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज 3rd लेक्चर है। देखिए पिछले क्लास में है ना, लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपका 1 मिनट लेके हम रिकॉल करा देते हैं। देखिए हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट की बारे में, है ना। ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे हम लोग। कैसे कैसे इतना ट्रांसपोर्टेशन लाइन में, है ना, ट्रांसपोर्ट की दुनिया में इतना डेवलपमेंट कैसे हुआ बाबू। तो वो एक दिन का खेल नहीं था, है ना। सतत प्रयास, लगातार इन्वेंशन और लगातार लोगों की चाहत उस चीज़ को इम्प्रूव करने का, वो यहाँ तक विकास ला पाया, है ना। वो प्रयास ही आज यहाँ तक हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट समझाने की कोशिश हम कल किए थे आपको। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या, सिंपल समझो कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाना, उस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। मतलब अगर मैं पेन को वैशाली से सहरसा भेज रहा हूँ तो पेन का क्या हो गया, पेन का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, है ना। पेन का लोकेशन चेंज हो गया, है ना। एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है बाबू। ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास तीन वेज है, 3 पॉसिबल वेज है जिस रास्ते से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ आ रही है। जैसे क्या है, यहीं पे आपको देखो, अगर कल समझ नहीं आएगा तो फिर से एक बार फोकस करना। जैसे वैशाली ही एक लोकेशन है, ठीक है। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन सहरसा आपको जाना है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कितना है, मतलब कितने तरीके से आप वैशाली से सहरसा जा सकते हो। वही होता है मीन्स, वही होता है वेज, वही होता है मोड। क्लियर है। तो 3 तरीके से हम लोगों ने मतलब एयर वेज को भी कवर कर लिया, है ना। और लैंड वेज में 2 होता था बाबू। ठीक है, इसमें जो रोड से हम लोग जाते हैं तो ये रोडवेज कहला जाएगा, है ना। अगर हम लोग ट्रेन से जाते हैं, रेल के थ्रू जाते हैं, पटरी के थ्रू जाते हैं तो रेलवेज हो गया। तो ये दोनों किस में आता है, लैंडवेज में आता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तीसरा वाटर वेज, है ना। हम लोग पानी को भी कवर कर लिए। तो ये 3 पॉसिबल वेज है जिसके थ्रू हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। तो ट्रांसपोर्टेशन में इतना डेवलपमेंट हुआ, ठीक है बाबू। तो उसी के बारे में बात करी गई थी। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में जो इम्प्रूवमेंट दिखा था हम लोगों को, ठीक है ना, वो एक दिन की बात नहीं थी। ठीक है, अगर मैं वाटर वेज की बात करता हूँ तो वाटर वेज में पहले हमारे पास क्या था, बोट था। बोट से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। फिर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ तो शिप्स आया, फिर मोटराइज बोट्स एंड शिप्स आ गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग लैंड वेज में देखेंगे तो रोड वेज और रेल वेज, है ना, दो और भी वेज खुल जाता है लैंड वेज में, है ना। पहले हम लोग क्या करते थे, पैदल ही चलते थे। ठीक है, धीरे धीरे व्हील का इन्वेंशन हुआ, फिर उसी व्हील को गाड़ी में लगा कर, है ना, और जानवर के द्वारा खिंचवाया जाता था ताकि जानवर को भी कम मेहनत करना पड़े और चीज़ों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है ना। फिर स्टीम इंजन आते ही ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में तो एक अलग ही चमत्कार सा हो गया, है ना। उसके बाद फिर ऑटोमोबाइल्स बनने लगा, इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, आज वही हम लोग समझने वाले हैं आज। ठीक है, एयरवेज की दुनिया में एरोप्लेन्स का अर्ली 1900 के आसपास में डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स हुआ, स्ट्रक्चर बना। ठीक है, उसके बाद फिर 20वीं शताब्दी का ये कंट्रीब्यूशन है, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, स्पेस क्राफ्ट, ये सब आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है ना बाबू, तो यही चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। आप, है ना, अगर आपके पास बुक है तो निकाल लीजिए, नहीं तो डिस्प्ले पे देख के आप एक एक चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, और वाटर बॉटल, है ना, और पेन पेपर लेके शांति जगह पे बैठ जाइए। अच्छे से हम लोग एक एक चीज़ को डिकोड करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है, आइए, आज कितना है, लेक्चर 3rd है ना बाबू। लेक्चर 3rd में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ वाइड इज दिस डेस्क, है ना, दूसरा टॉपिक है। आइए थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज हम लोग कर लेते हैं। हाउ वाइड इज दिस डेस्क, है ना। देखो इसमें एक डेस्क का एग्जांपल लेके आपको, है ना, डिस्टेंस और मेजरमेंट समझाने की कोशिश करी जा रही है। अभी हम आते हैं इस पे। इससे पहले कुछ एक बेसिक चीज़ जो है ना, सब इम्पोर्टेंट टर्म्स
जैसे स्टीम इंजन, ऑटोमोबाइल्स हो गया, ट्रैक किसको बोलते हैं, मोनो रेल, मेट्रो रेल, है ना, सुपरसोनिक एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट, इन सब 5 टॉपिक है ना, 5 पॉइंट है। आप आराम से एक एक पॉइंट को हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर एनसीईआरटी में चलेंगे, फिर इस टॉपिक को हम लोग एनसीईआरटी से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप लिखने पे फोकस अभी नहीं करना बाबू, आपको लिखने का टाइम अलग से दिया जाएगा, आप सिर्फ एक एक पॉइंट को समझते जाओ, है ना, एक एक पॉइंट को अभी आपको सिर्फ समझना है, ठीक है बाबू। तो हम लोग स्टार्ट करें ना, हाँ वेरी गुड। आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला टर्म है स्टीम इंजन, ठीक है। स्टीम इंजन क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखो स्टीम, स्टीम मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं वेपर की बात करी गई, ठीक है। जब हम लोग वाटर को बहुत बॉयल करते हैं तो फिर उससे वेपर निकलने लगता है ना, वेपर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो स्टीम इंजन क्या होता है, एक तरह का मशीन है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का मशीन है, समझते जाना, अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। सिर्फ गौर करना, अभी लिखने में फोकस मत करो। स्टीम इंजन क्या है, मशीन है, अ काइंड ऑफ मशीन है, क्लियर है। और ये मशीन क्या करता है, पहले आप देखो, पहले अगर गदर मूवी आप देखोगे ना, उसमें तो लास्ट सीन में जब रेल ये ट्रेन वाली सीन होती है ना, शायद मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, है ना, तो मैं कहने की कोशिश करता हूँ। ट्रेन वाली सीन में क्या होता है, कोयला डाला जाता था, है ना, और कोयला जब जलता था तो उसको जो है ना स्टीम में कन्वर्ट करता था, है ना, और उस एनर्जी से पूरी ट्रेन जो है ना चलती थी, ठीक है। तो उसमें अच्छे से दिखाया गया है गदर मूवी में, है ना। बहुत बहुत पुरानी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी थी, है ना, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो क्या होता था, स्टीम इंजन किसको बोलते हैं, एक स्टीम इंजन क्या होता है, एक मशीन होता है जो क्या करता है, डेट बर्न्स इन, है ना, डेट बर्न्स कोल को जलाकर, है ना, कोल को जलाकर उससे एनर्जी रिलीज कराई जाती थी, है ना, टू रिलीज द हीट एनर्जी। और इसी एनर्जी से, ठीक है बाबू, हीट एनर्जी से क्या होता है, हीट एनर्जी से फिर आगे इंजन को चलाया जाता था, है ना, उससे डब्बा जोड़कर ट्रेन को भी चलाया जाता था। तो स्टीम इंजन आते ही ट्रांसपोर्टेशन में एक अलग डेवलपमेंट नज़र आया, एक अलग तरह का विकास देखने को मिला, ठीक है। और कई तरह के पटरी भी बनाए गए, है ना, ट्रैक भी बनाए गए, और वैसी गाड़ियाँ, है ना, जो स्टीम इंजन से चलाई जाती थी, उस पर चलाया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह सामान, कोयला, तरह तरह के आइटम को पहुंचाने का काम करवाया जाता था, है ना। स्टीम इंजन का एक और नाम से हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। स्टीम इंजन को हम लोग हीट इंजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। हीट इंजन ऑल्सो कॉल्ड एज हीट इंजन। देखो बाबू, इसमें कहीं ना कहीं हीट का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, इसीलिए इसको हीट इंजन बोलते हैं। स्टीम, उसी से तो एनर्जी, वही तो कोल जब बर्न होता है, कोल बर्न हुआ, ठीक है, तो कोल एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उस एनर्जी को हीट एनर्जी बोलते हैं, और इसी हीट एनर्जी से उसमें मूवमेंट आ पाता है ना, वो चल पाती है। तो इसको हीट इंजन भी बोल सकते हैं, स्टीम इंजन भी बोल सकते हैं। क्लियर है, पहला पॉइंट वीडियो पॉज करें, अच्छे से लिखे। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। आइए अब दूसरा टर्म समझते हैं, ऑटोमोबाइल्स की बात करी गई है ना। आइए एक एक चीज़ को इसी तरीके से हम लोग समझ लेंगे, है ना, कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो, सारी बात समझ आ जाएगी, है ना। ऑटोमोबाइल्स बहुत सुनते होगे, ऑटोमोबाइल्स, है ना, कार, बस, ट्रक, ये सब ऑटोमोबाइल्स में आता है। तो वो चीज़ समझिए कि ऑटोमोबाइल्स हम लोग क्यों बोलते हैं, है ना, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। है ना, आइए समझिए ऑटोमोबाइल्स क्यों बोलते हैं हम लोग, कार, बस, ट्रक, कोई सबको ऑटोमोबाइल्स क्यों बोलते हैं, उसका रीजन समझिए आप, ठीक है। देखो ऑटो ये जो ऑटोमोबाइल्स है ना, ये दो वर्ड से, सेपरेट वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। एक तो ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, है ना, सेल्फ क्या होता है, सेल्फ
मोबाइल है ना, मोबाइल का मतलब वो टेलीफोन वाला मोबाइल नहीं, ठीक है। मोबाइल का मतलब होता है कि मूवमेंट, कहीं ना कहीं मोबाइल करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना को ही मोबाइल बोलते हैं, ठीक है। तो मोबाइलिटी, एक जगह से दूसरी जगह जाने को ही बोलते हैं, ठीक है। मोबाइल मतलब मूवमेंट, कहीं ना कहीं मूवेबल, है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, मूवेबल, मूवेबल, क्लियर है। अगर मैं एक लाइन में बोलूं ऑटोमोबाइल्स कैसी गाड़ियां होती है, तो ये सेल्फ मूवेबल व्हीकल को ही ऑटोमोबाइल्स बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ मूवेबल, आपको नहीं दिख रहा होगा बाबू, एक मिनट। तो क्या समझ में आया भैया आपको, सेल्फ मूवेबल व्हीकल जो खुद से एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है ना। खुद से मतलब उसमें हम लोग बैठ के चलाएंगे उसको, है ना, कोई भी अलग से एक्सटर्नल फैक्टर उस पर काम नहीं करेगा, मतलब सेल्फ मूवेबल हो, ठीक है। एक बार उसको हम ऑपरेट करने लगेंगे तो वो खुद से चल सकता है। तो वैसी व्हीकल को ही ऑटोमोबाइल्स बोलते हैं, ठीक है। और एक तरह से और इसको आप समझ सकते हो, एक तरह से और इसको समझ सकते हो कि वैसी गाड़ियां, है ना, इसको ऑटोमोबाइल्स को हम लोग मोटर व्हीकल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इंजन होता है और साथ में व्हील्स होता है, तो इसको एक तरह से और डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक तरह से मोटर व्हीकल्स भी बोल सकते हैं हम लोग, मोटर व्हीकल्स भी बोल सकते हैं। मोटर व्हीकल्स क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि इसमें व्हील्स होता है, ठीक है, साथ में इंजन होता है जो कि हेल्प कराता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में समझो कि ऑटोमोबाइल्स किसको बोलते हैं, तो वैसी व्हीकल्स को बोलते हैं, है ना, जो सेल्फ खुद से एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है ना, वो खुद से जा सकता है, ठीक है, उसमें वो कैपेबिलिटी होती है, क्लियर है। और इसको ऑटोमोबाइल्स को हम लोग मोटर व्हीकल से भी जान सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ एग्जाम्पल, आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और क्लियर होगा, है ना, तब और क्लियर होगा। आइए कुछ एक एग्जाम्पल पहले देख लीजिए। ऑटोमोबाइल्स में बहुत कैटेगरी है ना, बस, ट्रक, कार, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियाँ, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल में कार, ठीक है, कुछ एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना कि ऑटोमोबाइल्स इसमें से कौन कौन है, ठीक है। ट्रक्स और एरोप्लेन, ठीक है। आप मुझे बताओ ये चार एग्जाम्पल्स में से बताओ ऑटोमोबाइल्स क्या है। कार है, जी बिल्कुल है ना, बिल्कुल है, व्हील्स और इंजन दोनों है और ये सेल्फ मूवेबल है। तो कार ऑटोमोबाइल्स में आता है, बस भी आता है, ट्रक्स भी आता है। आप मुझे एरोप्लेन के बारे में कमेंट करो, एरोप्लेन के बारे में बताओ, वो ऑटोमोबाइल्स के कैटेगरी के अंदर आता है क्या? एरोप्लेन को हम लोग ऑटोमोबाइल्स बोल सकते हैं? तो एरोप्लेन को ऑटोमोबाइल्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया, ठीक है, इसको हम लोग ऑटोमोबाइल नहीं बोलेंगे। इसीलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें व्हील्स तो है, ये रोड पे कुछ यात्रा तय भी किया जाता है एरोप्लेन से, है ना, उसके बाद ना ये उड़ान भरती है। लेकिन इसका मेनली पर्पज है फ्लाई करना, है ना, फ्लाई करना, इसीलिए हम लोग ऑटोमोबाइल के कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने किस तरीके से डिफाइन किया है, सेल्फ मूवेबल व्हीकल को ऑटोमोबाइल बोले हम लोग, और मोटर व्हीकल जिसमें व्हील्स और इंजन लगा हो और मेनली इसका व्हील्स और इंजन का काम हो, ठीक है। देखो एरोप्लेन को एज सच नहीं रखा गया है ऑटोमोबाइल के कैटेगरी में, बस इतना समझो, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके ऑटोमोबाइल्स वाली टॉपिक को आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना, आपको चीज़ों के बारे में आइडिया लग रहा होगा, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, है ना। कुछ टफ नहीं है, कोई टफ वाली बात नहीं है कि ये सब तो एनसीईआरटी में नहीं है। देखो एनसीईआरटी में बहुत चीज़ नहीं होगा, ठीक है, बहुत चीज़ नहीं होगा। एनसीईआरटी एक एक स्टेटस दे रहा है आपको, एक सिलेबस का आइडिया देने की कोशिश कर रहा है कि आपको इससे बियॉन्ड नहीं जाना है और इससे कम भी नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं जब उसको पढ़ाऊंगा, हम लोग जब साथ पढ़ेंगे ना, तो थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज को भी एक्वायर करेंगे, ठीक है, जो आपके सिलेबस से मिलता जुलता हो, ठीक है ना। वही बुक वाली सिर्फ रीडिंग करने से तो काम नहीं बनने वाला है ना, पढ़ना पड़ेगा।
चलिए, तो फिर आगे हम लोग समझते हैं रेल के बारे में बात करी गई है। रेल से मोनो रेल, फिर मेट्रो रेल क्या होता है ना। रेल का मतलब समझ लो, देखो सिंपल भाषा में समझो। रेल जब आपको पता चला था, आप पढ़े थे कि जब स्टीम इंजन आया तो रेल्स बनाई गई, पटरियाँ बनाई गई, है ना। क्यों? क्योंकि उस पर स्टीम इंजन चलाए, मतलब वो चलाई जाती है ना, इसीलिए बनाया गया था। तो रेल का मतलब क्या आता है? ट्रैक, जिसको पटरी हिंदी में बोलते हैं ना, ट्रैक। सिंपल भाषा में समझो, ट्रैक। और ट्रैक जो है ना, ट्रैक का टाइप है मोनोरेल, है ना। जिक्र किया गया है आपके पुस्तक में, ये बात करी गई है मोनोरेल के बारे में। मोनोरेल अभी समझते हैं, ठीक है। मोनोरेल किसको बोलते हैं? देखो, मोनोरेल का कहने का मतलब पटरी का बात है। मोनो मतलब वन होता है, देखो मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। सिंगल पटरी हो मतलब सिंगल ट्रैक। मोनो मतलब सिंगल होता है, मोनो रेल का मतलब हो जाएगा सिंगल ट्रैक। क्लियर है? नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर कर देता हूं, ठीक है बाबू। मोनो रेल मतलब सिंगल ट्रैक, ठीक है। सिंगल ट्रैक हो उसको मोनो रेल्स बोलते हैं, मोनो रेल बोलते हैं, ठीक है। और इस पे जो ये बाद में मैं बताऊंगा, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट समझाने वाला, उससे पहले आप एक और जान लीजिए, ठीक है। एक और जान लीजिए ट्रैक के बारे में, एक्स्ट्रा है। मेट्रो रेल, ठीक है। मेट्रो रेल किसको बोलते हैं वो समझ लीजिए आप, ठीक है बाबू। मेट्रो रेल, देखो मेट्रो रेल किसको बोलते हैं? जिसमें डबल ट्रैक हो, ठीक है। जिसमें क्या हो? डबल ट्रैक हो। धीरे धीरे एडवांसमेंट होते गया। मेट्रो रेल मतलब डबल ट्रैक हो उस पर, है ना। वो जो गाड़ियाँ चलेगी उस पर, है ना, जो रेल चलेगी, जो इंजन चलाई जाएगी उस पर, जो ट्रेन चलेगी वो डबल ट्रैक पे चलेगी, है ना। और इन दोनों ट्रैक पे चलने वाली ट्रेन की एक खासियत है, जो डबल ट्रैक पे जो है ना, डबल ट्रैक पे जो ट्रेन चलेगी वो बहुत मच फास्टर होता है ना, मच फास्टर, बहुत तेज चलती है। और ये थोड़ा सा, है ना, सिंगल ट्रैक वाली जो ट्रेन चलेगी, सिंगल ट्रैक पे जो ट्रेन चलेगी वो कम तेज चलेगी, है ना, लेस फास्टर। तो ये एक्स्ट्रा है, कुछ पॉइंट आप इसको कंज्यूम करो, ठीक है। कुछ ऐसा इसमें है नहीं जो बहुत समझने वाली बात है, बस आप चीज़ों को अगर बारीकी से देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर है बाबू? वीडियो पॉज करें, इसको लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना बाबू। आइए, कुछ एक और भी पॉइंट है, जैसे बात करी गई है सुपरसोनिक एरोप्लेन्स के बारे में, है ना। देखो उतना डिटेल नहीं जाएंगे, बस थोड़ा समझ लो कि नॉर्मल एरोप्लेन से कैसे अलग है वो सुपर सोनिक एरोप्लेन्स, है ना। मतलब स्पीड के मामलों में कहीं ना कहीं बात करी गई। स्पीड, ऐसे एरोप्लेन की स्पीड बहुत होती है, ठीक है। नॉर्मल हेलीकॉप्टर एरोप्लेन के कंपैरिजन में देखोगे तो इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, ठीक है। सुपरसोनिक एरोप्लेन्स की स्पीड बहुत होती है, ठीक है। ये उड़ान भरती है, ठीक है, फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड की मतलब जब आप बोलते हो तो वो जो आपकी आवाज़ जो जितने स्पीड से ट्रैवल करती है उससे भी तेज ये चलती है ना, इससे भी तेज ये उड़ती है एरोप्लेन्स, ठीक है। इसलिए नॉर्मल एरोप्लेन से ये अलग है सुपरसोनिक एरोप्लेन्स। और एक टर्म की बात करी गई, स्पेस क्राफ्ट। देखो ऐसे तो आपकी ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। स्पेसशिप, स्पेस क्राफ्ट, है ना। इसके स्पेस क्राफ्ट जो है ना, वो स्पेशल डिजाइन किया जाता है स्पेस में जाने के लिए, ठीक है। ये एक तरह का व्हीकल है या फिर मशीन बोल सकते हो आप, जो स्पेशली डिजाइन किया जाता है, स्पेशली, है ना, मुख्य रूप से स्पेशली डिजाइन किया जाता है। डिजाइन किया जाता है कहाँ पे जाने के लिए? टू फ्लाई इन आउटर स्पेस, है ना। अंतरिक्ष में जाने के लिए इसको स्पेशल डिजाइन किया जाता है, वहाँ के कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर किया जाता है ना, ताकि वहाँ के कंडीशन में वो
चल सके, है ना, वो जिस मकसद से उसको लेके जाया गया है वहाँ पे वो अच्छे से काम को परफॉर्म कर सके। ठीक है ना बाबू। स्पेस क्राफ्ट आउटर स्पेस में जाने के लिए, जैसे चांद पे जाने के लिए या फिर मार्स पे जाने के लिए, है ना। अभी हम लोग किस प्लैनेट पे रह रहे हैं? अर्थ पे रह रहे हैं, है ना। और मार्स पे भी लाइफ एग्जिस्ट कराने के लिए काफ़ी बड़े बड़े लोग, है ना, साइंटिस्ट लोग लगातार इस पे रिसर्च चलते जा रहा है ना। चांद पे भी दुनिया बसेगी, इस पे मार्स पे भी दुनिया बसाने के लिए साइंटिस्ट कड़ी मेहनत कर रहे हैं ना इसके लिए। अब देखिए आगे चल के क्या होता है। बस इतना समझो, स्पेस क्राफ्ट मतलब आउटर स्पेस में, है ना, अंतरिक्ष में जाने की एक तरह का गाड़ी, ये व्हीकल है, मशीन है। क्लियर है बाबू। वीडियो पॉज करें, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स और स्पेस क्राफ्ट, ये दोनों को आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। बहुत क्यूट स्टूडेंट है, छोटी छोटी बात थी जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। अब आइए, अब आपका एनसीईआरटी पे चलते हैं ना। एनसीईआरटी बुरा मान जाएगा ना, एनसीईआरटी पे नहीं जाएंगे तो। आइए एक बार एनसीईआरटी पे चलते हैं। और ये जो टॉपिक का जो ये नाम रखा गया है, हाउ वाइड इज दिस डिस्क, ठीक है, ये थोड़ा अलग नाम दे दिया गया है, लेकिन इसमें क्या समझाने की कोशिश करी जा रही है देखना। एक रफ आइडिया मैं अभी फिलहाल दे देता हूँ आपको कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है, इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बहुत मज़ा से पढ़ेंगे, है ना। चलो, तो इस टॉपिक को अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आप एक रफ आइडिया ले लीजिए कि इस टॉपिक में आपको समझाने की क्या कोशिश करी जाएगी। कहीं ना कहीं डिस्टेंस का चर्चा किया गया है ना, डिस्टेंस अच्छे से क्लियर कर देंगे। और इसी डिस्टेंस को कैसे पता करेंगे कि शॉर्ट डिस्टेंस है या फिर लंबी दूरी है या फिर इससे भी बड़ी दूरी है, तो मेज़रमेंट है ना, इस डिस्टेंस को जब मेजर करेंगे तब हम लोग को आइडिया लगेगा, है ना। तो मेज़रमेंट, डिस्टेंस और मेज़रमेंट की कहानी है। एक 6 क्लास के बच्चों को किस तरीके से एनसीईआरटी समझाने की कोशिश करी है, एक बार हम लोग भी पढ़ते हैं और हम लोग भी समझ के देखते हैं कि हम लोग को आता है कि नहीं समझ में। ठीक है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक में आपसे क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सवाल किए जा रहे हैं। ठीक है, कि हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड। तो पहला क्वेश्चन क्या किया कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने कितनी दूरी तय कर ली है। तो सिर्फ ऐसे बोलने से काम नहीं चलने वाला है भैया कि हम लोग बहुत दूर गए थे, बहुत दूर गए थे ना। कितनी दूर गए थे, तो उसको तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या ट्रैवल किए, हम लोग क्या ट्रैवल किए, डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं। ठीक है, डिस्टेंस समझाई जा रही है, क्या ट्रैवल किए हैं, डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं। और डिस्टेंस कैसे पता होगा, जब हम उसको मेजर करेंगे तो। क्लियर है, यही दोनों पे ये पूरा टॉपिक खेला जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस और इसका मेजरमेंट पे ये पूरा टॉपिक खेला जा रहा है। फिर देखो, फिर पढ़ो, हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और रिक्शा टू रीच योर स्कूल। ये दूसरा क्वेश्चन फिर आपसे किया जा रहा है कि आपको कैसे पता होगा, है ना, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कैसे पता होगा ये चीज़ कि क्या आप पैदल चल के स्कूल जा सकते हो या फिर आपको बस लेना पड़ेगा या फिर आपको रिक्शा लेना पड़ेगा। आपको कैसे पता चलेगा भैया, है ना। कि मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको स्कूल जाने के लिए रिक्शा लेना पड़ेगा, बस लेना पड़ेगा या फिर आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये क्वेश्चन का समझिए, समझने वाली पार्ट है। ठीक है, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। देखना आपको क्वेश्चन कर करके और आपको एक टॉपिक पे कैसे कन्वर्ट किया जाएगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे। अगर आपकी स्कूल जो है ना थोड़ी दूर पे है तो आप पैदल भी जा सकते हो, ना तो मम्मी पापा आपको पहुंचा देंगे, ड्रॉप कर देंगे। अगर आपकी स्कूल बहुत दूर है ना, बहुत दूर है, तो क्या है, आप साइकिल से भी जा सकते हो। अगर उससे भी ज़्यादा दूर है तो जो स्कूल बस चलती है उससे भी आप अप डाउन कर सकते हो, है ना। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, फिर डिस्टेंस पे। तो कहीं ना कहीं फिर डिस्टेंस का गेम आ गया, है ना। तो ये सब डिपेंड करेगा भैया किस पे, डिस्टेंस पे। क्लियर है। और देखो, when you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? How will you know the answer to these questions? इतने सारे जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, ठीक है, आपसे सब क्वेश्चन का एक ही मकसद है कि आपको समझाना कि जो आप जहाँ पे जा रहे हो, है ना, जिस चीज़, जैसे आपको स्कूल जाना है
तो स्कूल का डिस्टेंस पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करने का बात किया जा रहा है। जैसे देखो, अगर आपको स्कूल जाने की बात है तो आपका हाउस है, हाउस आपका एक पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट हो गया आपका स्कूल, ठीक है। और यहाँ से यहाँ आपको ट्रैवल करना है। क्लियर है बाबू? तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दूरी, ठीक है, इसके बारे में अगर आपको आइडिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बस लेना चाहिए, रिक्शा लेना चाहिए, या पैदल जाना चाहिए, या फिर स्कूल बस लेना चाहिए। क्लियर है? डिस्टेंस समझाई जा रही है एकदम नॉर्मल, देखो है ना, नॉर्मल समझो, घबराने की बात नहीं है। इसमें डिस्टेंस का चर्चा किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है, कि डिस्टेंस अगर आपको ट्रैवल करना होगा, कहीं भी आपको जाना रहेगा, कोई भी जगह पे आपको जाना रहेगा, तो पहले आपको उस जगह पे जाने के लिए आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए कि कितनी दूरी पे आपको जाना है। फिर आप डिसाइड करोगे, जब आपको डिस्टेंस का आइडिया लग जाएगा तो आप डिसाइड करोगे कि कैसे जाना है। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड, ठीक है। फिर आगे चलते, इसमें कुछ भी याद करने वाली बात नहीं, सिर्फ आप समझिए। फिर ये पैरा में चलते हैं, आराम से समझेंगे, एक एक पैरा को, हमारे पास बहुत टाइम होता है, ठीक है। हम लोग अच्छे से बैठ के शांति जगह पे पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए, फिर बताई गई है कि इट इज़ ऑफन important to know how far a place is so that we can have an idea how we are going to reach that place, ठीक है। तो वही बात है जो पहले क्वेश्चन किया गया है कि जो स्कूल, घर से आप स्कूल जाओगे, कैसे जाओगे, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम से जाओगे, आप साइकिल से जाओगे या फिर पैदल जाओगे, ये चीज़ किस पे डिपेंड करेगा बाबू? वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, एज सिंपल एज डैट, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पे, कहीं ना कहीं डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। इतनी बात क्लियर है? तो अगर आपको आइडिया लग जाएगा डिस्टेंस पे, तो आपको पता चल जाएगा भैया पैदल चल के चलना चाहिए, या फिर बस लेना चाहिए, या फिर ट्रेन लेना चाहिए, या शिप से जाना चाहिए, या एरोप्लेन से, या फिर स्पेस क्राफ्ट से जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? फिर आगे चलते हैं, और देखो, अब आप 6 क्लास में बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, है ना, छोटे छोटे बच्चे हो, तो आपको एक डेस्क की कहानी सुना के, आपके स्कूल में एक डेस्क होता है ना, और आप कभी कभी बैठने के लिए जगह, मेरा डेस्क पे इतना जगह होगा, मेरा डेस्क पे इतना जगह होगा, आप लोग झगड़ा भी कर लेते हो कभी कभी, है ना, कि मैं इतना छेकूंगा, मैं इतना कवर करूंगा, मेरे पास तो कम ही स्पेस है। तो वही है ना, आप ही लोग की तरह, आप ही लोग को समझाने के लिए एनसीईआरटी वालों ने क्या क्या दिया है, एक कहानी दी है ना, एक कहानी है, डेस्क की कहानी है, उसको मैं समझा दूंगा, है ना। डेस्क की स्टोरी यहाँ पे अब शुरू होने वाली है, बहुत प्यारी सी स्टोरी है ना। डेस्क की स्टोरी आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है। एक लार्ज डेस्क है अपने पास, ठीक है, और ये लार्ज डेस्क है, इसमें 2 लोग को शेयर करना है ना। कितने लोग को? 2 पीपल्स को, है ना, 2 पीपल्स को शेयर करना है। तो इक्वली शेयर हो, उसके लिए क्या है कि आपको यहाँ से, है ना, अगर यहाँ इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको मैं बी नाम देता हूँ, अगर ए बी का डिस्टेंस आपको पता है, ए बी का अगर डिस्टेंस, यहाँ क्या पता करना है? डिस्टेंस, ये दूरी, तो इसको हाफ कर लो, आधा पे एक लोग, आधा पे एक लोग, अपना बैग रख सकते हैं, लिख सकते हैं कंफर्टेबली, है ना। तो एक स्टोरी है, एक स्टोरी में क्या बताया जा रहा है, और ये जो हमारे उस समय क्या था, उस समय देखो कहीं ना कहीं डिस्टेंस और उसको मेजरमेंट करने का प्रोसेस पे बात करेंगे हम लोग, है ना, कैसे कैसे मेज़र किया जाता था पहले ज़माने में, है ना, पुराने टाइम में कैसे मेज़र करते थे, और अभी किस तरीके से मेज़र करते हैं, है ना, और क्या बेस्ट तरीका होता है मेज़रमेंट का। तो वही कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेज़रमेंट की बात करी गई है, जो कि मैंने रफ आइडिया आपको दे दिया था, है ना। तो आइए, अगर आपको लगता है कि लंबी वीडियो होते जा रही है, तो आप वीडियो पॉज करके थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, और फिर 5 मिनट रेस्ट करके 5 मिनट इसमें थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, आप पानी वानी पी लीजिए, और फिर से आप आइए वापस, ठीक है। आई होप कि फिर से आप फ्रेश होके आ गए होंगे। अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक पहेलियन भुजो जो क्लासरूम में बैठी हुई थी, तो उसके बीच में ना उसके बीच में बातचीत होने लगा, और पहेलियन भुजो को एक डेस्क मिला, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो दोनों एक दूसरे से कहने लगे एक दूसरे से कि वो ज़्यादा स्पेस कवर करी है, वो ज़्यादा स्पेस कवर किया है। इस तरीके से बात होने लगा। तो टीचर्स, उनके शिक्षक क्या बोले
कि भैया आप ऐसा करो ना कि मेज़र कर लो, है ना। तो मेज़र कर लो, डेस्क का दोनों पॉइंट को मेज़र कर लो और इक्वली डिवाइड कर लो और दोनों उस तरीके से आधा आधा पे शेयर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में क्या चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक में मेज़रमेंट चल रहा है ना, मेज़रमेंट चल रहा है, वो डेस्क का मेज़रमेंट चल रहा है, ठीक है। किस तरीके से मेजरमेंट हो रहा है, गिल्ली और डंडा से, ठीक है। गांव साइड में बहुत गिल्ली डंडा हम लोगों ने खेला है, ठीक है, गाछी में जा जाकर मेजरमेंट ऑफ डेस्क, ठीक है। डेस्क को मेजर करने के लिए टीचर बोले हैं। और देखो मेजरमेंट कैसे किया जा रहा है यहाँ पे, गिल्ली डंडा से। पुराने टाइम में ऐसी मेजरमेंट होता था, ठीक है। और धीरे धीरे जब पुरानी चीज़ को पढ़ाते जाएंगे, हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, फिर नई चीज़ है ना जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, जो मेजरमेंट को हम लोग पूरी दुनिया में लोग उसको समझते हैं कि कितना लेंथ होता है किस मेजरमेंट में, किस तरीके से, है ना। तो वो और भी आगे समझ में आएगा, छोटी छोटी चीज़ है, मैं कोशिश करता हूँ कि और भी डिस्कस करूँ, ठीक है। तो देखो आप पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गिल्ली डंडा से मेजरमेंट करने लगा, ठीक है। वो दोनों गिल्ली डंडा लाया गया और इसका टोटल लेंथ कितना हुआ, ये देखो, ये डेस्क का टोटल लेंथ कितना हुआ, 2 गिल्ली लेंथ हुआ और साथ में 2 डंडा लेंथ हुआ, इसका टोटल लेंथ हुआ। अगर मैं इक्वली एक डंडा और एक गिल्ली, यहाँ पे एक स्टूडेंट रह लेगा इतनी दूरी पे, और एक गिल्ली एक डंडा शेयर हो जाएगा दूसरे स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट, आराम से शेयर हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में ये जो लाइन खींची गई थी, ये लाइन मिट गया, 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद ये लाइन मिट गया। तो फिर झगड़ा होने लगा, ठीक है, फिर झगड़ा होने लगा, बातचीत होने लगा कि कैसे शेयर किया गया था जो मिट गया है। तो फिर से बच्चा लोग क्या हुआ, गिल्ली डंडा फिर से लेके आया और इस बार वो जो पुरानी वाली गिल्ली डंडा थी वो लॉस्ट हो चुकी थी, गुम हो गई थी, है ना। जब गुम हो गई थी तो फिर से न्यू बना के लाया गया। तो ये तो नहीं पता था ना, ये पुरानी वाली जितना लेंथ था उतना ही लेंथ का ही बना था, नहीं, इस बार जो है ना थोड़ा लेंथ बढ़ गया था, क्योंकि एग्जैक्ट उन लोग को ये नहीं था, मेजरमेंट नहीं पता था। लेकिन वो लोग को इतना पता था कि मुझे शेयर कितना मिला था, एक डंडा और एक गिल्ली शेयर मिला था। लेकिन इस बार डंडा भी बड़ा था और गिल्ली भी बड़ा था। इस बार इसका लेंथ कितना आया, देखो, अगर आप देखोगे तो दो डंडा लेंथ और साथ में एक गिल्ली लेंथ और साथ में थोड़ा सा स्पेस बच रहा है ना। तो अब भैया बताओ, अब कैसे मेजरमेंट किया जाए, अब इक्वल कैसे बांटा जाए, दोनों को शेयर कैसे दिया जाए, क्योंकि इस बार तो गिल्ली डंडा का लेंथ ही बड़ा हो गया। तो आप सोचो, गिल्ली डंडा का एग्जाम्पल देके ये समझाने की कोशिश करी जा रही है, क्या किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए गिल्ली या फिर डंडा से हम लोग मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल करने को तो कर सकते हैं, लेकिन ये फिजिबल मेथड नहीं है ना, ये सब के लिए फिजिबल मेथड नहीं है ना, मतलब सब के लिए एक्सेप्टेबल मेथड नहीं है। क्योंकि आप जो गिल्ली डंडा का साइज बनाओगे, क्या दूसरा, अगर आप कहोगे कि 5 गिल्ली लेंथ दे दो भैया, 5 गिल्ली लेंथ दे दो, मार्केट में जाओगे आप बोलोगे 5 गिल्ली लेंथ दे दीजिए, और आपका गिल्ली का लेंथ इतना ही था, है ना, और मार्केट वाला भैया का लेंथ इतना ही था, और आपको मिलेगा 5 गिल्ली लेंथ, तो छोटा हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया आप तो मुझे कम रस्सी दिए हो, है ना, इतना कम रस्सी क्यों दिए हो, मुझे 5 गिल्ली लेंथ देना है और इस गिल्ली लेंथ का इतना होता है। तो ये हर लोगों के लिए अलग अलग लेंथ का होगा, इसका फिक्स लेंथ नहीं है। इसीलिए मेजरमेंट करने के लिए दो पॉइंट की दूरी को मेजरमेंट करने के लिए ये गिल्ली डंडा वाली प्रोसेस सही नहीं है ना, ये समझाने की कोशिश करी गई है आपको, ठीक है। गिल्ली डंडा से मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है बाबू, क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। क्योंकि गिल्ली डंडा पहले पुराने टाइम में लोग मतलब खुद क्षेत्रीय में अपने आसपास में लोग इस तरीके से मेजरमेंट कर लेते थे, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, है ना, इस तरीके से।
मेजरमेंट कर लेते थे। लेकिन देखो मुट्ठी भी नहीं चल सकता है, क्योंकि बच्चा अगर एक मुट्ठी देगा तो उसका कैपेसिटी कम होता है, छोटा सा हाथ होता है उसमें कम अटेगा। एक बड़ा आदमी जब उसको एक मुट्ठी देगा तो थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम कवर करेगा, ज़्यादा अनाज चला जाएगा उसमें। तो ये मुट्ठी हो गया, गिल्ली डंडा हो गया, ये मेजरमेंट करने का फिजिबल प्रोसेस नहीं है। सही तरीके से हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना बाबू। इसीलिए कहीं ना कहीं मेजरमेंट में प्रॉब्लम आने लगा। तो ये पुरानी वाली जो मेजरमेंट जो यूनिट था, है ना, यूनिट एक नया टर्म है जो कि आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो मेजरमेंट वाली बात है, तो गिल्ली डंडा से मेजरमेंट में, देखो मेजरमेंट में फोकस करना आप, तो कहीं ना कहीं 2 पॉइंट है ना, अगर इस पॉइंट का नाम ए है, दूसरा पॉइंट का नाम बी है, तो कहीं ना कहीं इसी का तो डिस्टेंस नापा जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। यही 2 पॉइंट का तो डिस्टेंस, इतनी दूरी, इसी को तो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, इसी को तो मेजर करना है, ठीक है। आगे मैं समझाऊंगा अभी कि कैसे मेजरमेंट किया जाएगा, है ना, कैसे मेजर किया जाएगा डिस्टेंस को। डिस्टेंस भी एक अलग अच्छा कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस को भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। आप कहानी समझो, एक कहानी इसलिए दे दिया गया है ताकि आप समझो, ठीक है। अब आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गिल्ली डंडा के बाद क्या आप क्रिकेट विकेट से ये सब से नाप सकते हो, बॉल से नाप सकते हो? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। इस सब पे फोकस नहीं करना है। यहाँ पे ये समझाया गया है कि एक स्ट्रिंग ले लो और इस पर 2 पॉइंट कर लो, 2 पॉइंट दाग दे दो और फिर इसी से नापने लगो। तो ये भी तो नहीं है, ये भी तो मेथड सही नहीं है, इसमें भी एरर आएगा। और लोग हम मेरे अनुसार यहाँ पे इतना लेंथ होगा, दूसरा 2 पॉइंट डालेगा तो थोड़ा दूरी पे डाल लेगा, 2 पॉइंट ऐसे डाल लेगा, तो इसके लिए लेंथ इतना बढ़ जाएगा, है ना। तो ये सब फिजिबल नहीं है, एक्सेप्टेड, एवरीवन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हर लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन यहीं पे देखो, इस पे फोकस करने वाली बात है, देखो इस पे फोकस करने वाली बात है। ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। तो भैया इस तरीके से आप एग्जैक्ट नहीं नाप सकते हो, तो उस डेस्क को नापने के लिए आप स्टूडेंट लोग को क्या सजेशन दोगे? डेस्क को नापने के लिए, यहाँ से यहाँ पॉइंट को नापने के लिए, ए और बी पॉइंट का नेम दे दिए हम लोग। इसको मेज़र करने के लिए क्या आप उसको ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है, ये आपको प्रॉपर मेज़र करके देगा? बिल्कुल, ये प्रोसेस सही है। जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है, ये एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड, है ना, एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। जब आप इस ज्योमेट्री बॉक्स से आप स्केल निकाल के और इसको मेज़र करके जो लेंथ आएगा, जो डिस्टेंस आएगा, उसको 2 से डिवाइड कर देना, और जो यहाँ पे आंसर आएगा वो एक व्यक्ति, एक पर्सन शेयर करेगा, फिर दूसरा व्यक्ति, दूसरा स्टूडेंट इसको शेयर करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो स्केल वाली बात है वो सही सटीक मेथड है मेजरमेंट करने का, ठीक है ना। तो देखो फिर आगे चलते हैं, और क्या समझाने की कोशिश करी जा रही है कि मेजरमेंट करने की क्या ज़रूरत होता है ना। मेजरमेंट मतलब क्या आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। डेली लाइफ का एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, वो चीज़ समझिए आप, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में, है ना, ये डिस्कस हो चुका है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल दिया गया है, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स दिया गया है, जहाँ पे आपको दिखाया गया है कि डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए लोग अलग अलग तरीके का, लोग अलग अलग का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो, अगर आप बात करोगे, आप टेलर, है ना, टेलरिंग शॉप पे जाओगे, ठीक है, जो आपका कपड़ा सिलते हैं, उसको देखोगे, क्लॉथ को मेज़र करने के लिए वो क्या यूज करते हैं, एक तरह का मीटर रॉड भी होता है ना, और उसके बाद मीटर भी आता है नापने के लिए। तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं डिस्टेंस नापा जा रहा है ना, 1-2 पॉइंट का दूरी को नापा जा रहा है। अगर आप कारपेंटर के पास जाओगे, तो वहाँ भी डिस्टेंस को ही नापा जाता है, जिसमें लेंथ आ जाता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, कि कितना लकड़ी की ज़रूरत है उसके लिए भी। जैसे देखो, अगर आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, विंडो बनाना पड़ेगा, और आपका विंडो इस तरीके का है, ठीक है, विंडो है, तो कारपेंटर साहब आएंगे और ये इसका ब्रेथ हो गया, है ना, ब्रेथ नाप लेंगे, ये इसका लेंथ हो गया, ठीक है। तो ये नापने के लिए मेजरमेंट यहाँ भी आया। तो यहाँ क्या हो रहा है, ब्रेथ कैसे नापा गया, यहाँ से यहाँ 2 पॉइंट का डिस्टेंस तो ही नापा गया। लेंथ कैसे मेजर किया गया, यहाँ पे
और यहाँ, ये 2 पॉइंट की दूरी को ही तो मेज़र किया गया था। तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस की बात, इस सारे एग्जाम्पल से आपको डिस्टेंस समझाया जा रहा है। ठीक है, आप जब फार्मर किसान के इधर चले जाओगे तो खेत में कितना अनाज बोना है, कितना पानी देना है, ये सब में कहीं ना कहीं डिस्टेंस का गेम है। सभी में डिस्टेंस की बात करी गई है। क्लियर है बाबू? चलो, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से यहाँ तक फोकस करना, देखना, आपको और भी क्लैरिटी के साथ दिया गया है कि क्या क्या मेजर करना पड़ता है, एक एक चीज को समझो। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि रूम जो है, आपके रूम जो है ना कितनी लंबी है ना, कितनी लंबी है, तो यहाँ भी आपको मेजर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं 2 पॉइंट को मेजर करके डिस्टेंस को बताना पड़ेगा। और डेस्क कितनी चौड़ी थी, है ना, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट को मेजर करके, इस डिस्टेंस को मेजर करके आपको बताना पड़ेगा। और दिल्ली से लखनऊ की दूरी कितनी है, ठीक है, इसके लिए आपको मेज़र करना पड़ेगा। दिल्ली से लखनऊ की दूरी को आपको मेज़र करके बताना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए मेज़रमेंट के लिए अलग तरीका है। डेस्क को नापने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, इसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। अगर आपको बताया जाएगा कि हाउ फार अवे इज़ द मून फ्रॉम द अर्थ, ये पृथ्वी से जो चंद्रमा है, चंद्रमा कितनी दूरी पे है, तो इसको भी नापने के लिए अलग मेथड से बताया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस और सारे लाइन में क्या है, एक ही चीज समझाया जा रहा है, डिस्टेंस। खाली डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस के पता करने के लिए हमको इसको मेजर करना होगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, डिस्टेंस की बात करी गई है, डिस्टेंस कितना है, इस चीज के लिए आपको कैसे आइडिया लगेगा, कैसे पता चलेगा, तो इसको भाई मेजर कर लो, सिंपल बात है। ठीक है, तो यही लास्ट में कंक्लूड करके बताया गया है। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन, सारे क्वेश्चंस में एक चीज आपको कॉमन दिखा होगा, ये सब में डिस्टेंस की बात करी गई है, और बिटवीन 2 प्लेसेस। डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको डिस्क की बात करी गई है तो डिस्क में देख लो, ए पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट की दूरी को आप मेजर कर रहे हो। अगर आपको बोला गया है कि दिल्ली से लखनऊ, तो यहाँ पे दिल्ली हो गया, यहाँ पे लखनऊ हो गया, ये 2 पॉइंट को आप मेजर करके बता रहे हो कितना डिस्टेंस है। आप अर्थ से, है ना, अर्थ से बता रहे हो मून, नापने को बता रहे हो, आप पूछ रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो, 2 पॉइंट का दूरी तो पूछ रहे हो आप, डिस्टेंस। कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन है, क्या, वो डिस्टेंस। आ रही है समझ में? वेरी गुड, है ना, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपको चीज़ों के बारे में आइडिया लग रहा है। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है ना, छोटी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे एक डेस्क कितनी बड़ी होगी, ज़्यादा नहीं, है ना, ये छोटा, यहाँ से यहाँ तक एक छोटी डिस्टेंस को दिखाया जा रहा है। लेकिन जम्मू से कन्याकुमारी, है ना, जम्मू से आप कन्याकुमारी बहुत, है ना, नॉर्थ से अगर आपको साउथ जाना हो तो ये लंबी यात्रा तय करना पड़ेगा, तो इतना दूरी भी डिस्टेंस हो सकता है, तो इसको अलग तरीके से मेजर करेंगे, लंबा। तो ये सब आपको मेजरमेंट्स में पढ़ाया जाएगा, है ना, कैसे मेजरमेंट किया जाता है, तो ये सब आपको इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। आपको इस टॉपिक को समझने के लिए आपको इतना सारा स्टोरी, इतना सारा कहानी के माध्यम से बताया गया है। ठीक है ना बाबू? तो देखो, अगर मैं एक लाइन में कंक्लूड करूं ना कि इतना सारा जो चिड़चिड़ी पारा गया है, लाइन खींची गई है, ये सारे लाइन से आपको एक ही चीज़ समझाने की कोशिश करी जा रही है भैया। क्या कोशिश करी जा रही है कि 2 पॉइंट के बीच का, है ना, 2 लोकेशन, लोकेशन 1, लोकेशन 2, और एक लोकेशन ये ले लो, लोकेशन 3, लोकेशन 4, और आपसे पूछ दिया जाए भैया लोकेशन 1 से 2 का डिस्टेंस ज्यादा है, D1 इसको मान लो, इसका D2 मान लो, यहां से यहां डिस्टेंस। अब आपसे पूछ दिया जाए कि भैया D2 बड़ा है, D2 बड़ा है या फिर D1 बड़ा है या फिर D2 बड़ा है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपका माइंड कैसे अप्रोच करेगा, भैया ये 2 पॉइंट दिया हुआ, इस डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, इस डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। तो D1 कैसे पता चलेगा आपको? मेजर करने के बाद, मेजरमेंट करने के बाद, मेजर करने के बाद D1 का लेंथ पता चलेगा आपको। और D2 कैसे पता चलेगा? इसको भी मेजर करने के बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ से देखने से लग रहा है कि भैया D2 बड़ा है, तो यहाँ से कह दोगे आप D2 जो लेंथ है, D2 की जो लंबाई है वो बिगर है, किससे? बिगर देन D1, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक में हाउ वाइड इज दिस डेस्क, है ना, यही टॉपिक था ना, तो इसमें क्या समझाने की कोशिश करी गई है? यही डिस्टेंस की बात करी गई है।
डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस को पता करने के लिए आपको मेज़र करना होगा, सिंपल बात है। अब वही तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यही जो है सब मेजरमेंट्स वाली जो टॉपिक है यही तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। तो ये टॉपिक को आपको पढ़ के आना। आइए होमवर्क करते हैं ना, होमवर्क करते हैं। इसमें से कोई पॉइंट लिखना नहीं है, जितना मैं लिखवा दिया हूँ। स्टीम इंजन, ठीक है, स्टीम इंजन, ऑटोमोबाइल्स, है ना, सुपरसोनिक, रेल, स्पेस क्राफ्ट, इसी सब को आपको ध्यान रखना है। और बाकी कहानी से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि डिस्टेंस और उसका मेजरमेंट का, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है डेट इज होमवर्क। होमवर्क, पहला होमवर्क है आपको रिवाइज करना है लेक्चर 1 से टिल नाउ, ठीक है, यही है रिवीजन का मतलब, यही होता है। जो पहले क्लास से आप पढ़े हो लेक्चर 1 से अभी तक रिवाइज करो, ठीक है। और फिर टॉपिक 3 को क्या है, सब मेजरमेंट्स, छोटी सी टॉपिक है, इसको आप पढ़ के आना अच्छे से, ठीक है बाबू, तभी फिर आपको आगे की क्लास समझ में आएगी, है ना। आगे बात समझ में आइए। आज है ना महाशिवरात्रि है ना, और हमारे तरफ से, मेरे साइड से आपको और आपकी प्यारी सी फैमिली को हैप्पी महाशिवरात्रि, है ना। बहुत बहुत महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। आपकी ज़िंदगी में भर जाए नई उमंग और आप बहुत खुश रहो और इतना हैप्पी रहो कि आपको मेरी क्लास करने में बहुत मज़ा आए, है ना। और आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ के आगे बढ़ते जाओ, ठीक है ना। तो हैप्पी महाशिवरात्रि, ठीक है, हमारे साइड से आपको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद मेरे साइड से, ठीक है। आप खूब एंजॉय करो, ठीक है ना। कीप स्माइलिंग एंड कीप डूइंग योर बेस्ट, ठीक है ना बुआ। तो बात समझ आ गई होगी। अगर जो चीज़ समझ नहीं आया फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप जो है ना कमेंट के थ्रू मुझे फीडबैक दे सकते हो ना। जो चीज़ समझ नहीं आएगा उस चीज़ पे बिल्कुल काम किया जाएगा, ठीक है ना, आपको समझाने की कोशिश करी जाएगी। चलिए, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।